तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, फेज़र। फेज़र आखिर क्या चीज़ है, ठीक है। तो फेज़र आखिर बताता क्या है उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो जैसे कि एसी सर्किट में सारा जो वेव है, जैसे करंट है, वोल्टेज है, वो सारा चीज़ क्या है, साइनोसाइडल वेव है, यानी कि वो साइन का फंक्शन है, यानी कि वेव जो है कि साइन के फॉर्म में। तो यानी कि उसमें क्या होता है, कभी कभी मतलब मिली सेकंड में पाई 1 पाई 2 पाई 3 कितना का भी फेज एंगल चेंज हो जाता है। तो फेज आखिर होता क्या, उसके पहले हम लोग बात करते हैं। फेज बताता है कि कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कोई भी कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे कि हम लोग एक कर्व बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग एसी सर्किट का एक कर्व बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई कर्व है जिसमें, चलो ये हम लोग सिंपल कर्व बनाते हैं कि ये चल ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, ऐसा कोई कर्व है। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है पॉजिटिव और नीचे वाला पार्ट होता है निगेटिव, ठीक है। और इधर जो है होता है थीटा या फिर बोलो ओमेगा टी, ठीक है। और इधर आपका जो भी हो सकता है, साइन का हो, वोल्टेज का हो, जो भी हो, यानी कि वी या फिर आई पीक। आप वोल्टेज का पीक ले रहे हैं या फिर जिसका भी ले रहे हैं वो बताएगा। ये पॉजिटिव है, उसी तरह का ये वी पीक या फिर आई पीक, ठीक है। और ये किस में होगा, निगेटिव में, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल कि कोई वेव होता है तो वो ऐसा होता है, यहाँ से ओरिजिन से ये स्टार्ट करता है, ये उसका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। जब ये फेज में डिफरेंस नहीं है, अगर जैसे ही फेज में डिफरेंस होगा तब क्या होगा, वहाँ पर हम लोग एंगल ऐड करेंगे। जैसे कि V का अगर हम लोग वोल्टेज का अगर देखते हैं तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर फेज, अगर मान लो कि कर्व क्या हो, बाद में स्टार्ट हो रहा हो, लैग कर रहा हो, तब हम लोग क्या लिखेंगे, या फिर पहले स्टार्ट हो रहा तब क्या, यानी कि प्लस माइनस होगा फाई, यानी कि जो हमारा एंगल होगा, अगर मान लो कर्व पहले स्टार्ट हो गया, मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया या फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, तब हम लोग उस हिसाब से प्लस माइनस लिखेंगे। वो कब लिखेंगे वो देखते हैं। उसी तरह अगर हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, अगर हम लोग लिखते हैं करंट के बारे में, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि और भी सारा चीज़ लिख सकें। जैसे और क्या चीज़ लिखना है, जैसे अगर हम लोग केस 1 की बात करते हैं, मतलब हम लोग केस बाय केस स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि चलो फर्स्ट हम केस ले रहे हैं, केस 1। केस 1 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व बनाते हैं, ठीक है। एक कर्व बनाते हैं जिसमें हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, कोई कर्व है, ये कोई कर्व है जिसमें ये क्या है, इसमें ग्राफ हम लोग बनाएंगे किसका, हम लोग चलो वोल्टेज का बनाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा V, तो इधर भी होगा V माइनस इधर प्लस, और इधर होगा थीटा या फिर कहो ओमेगा टी, जो कह सकते हैं। और ये जो कर्व है, ये जो हो रहा है वो पहले स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर है पाई/2, ठीक है। मतलब है कि इसको स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से, लेकिन कुछ देर बाद स्टार्ट हो रहा है, मतलब कुछ देर बाद स्टार्ट, मतलब ये कौन सा है, लैगिंग। मतलब है कि इसको होना चाहिए ओरिजिन से स्टार्ट, लेकिन कुछ देर बाद स्टार्ट हो रहा है, लैगिंग कितना, बाय पाई/2, पाई/2 से ये लैग कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका फेजर लिखेंगे, अगर V लिखेंगे तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी। तो क्या होगा, ये लैग कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेगा, -पाई/2, -पाई/2, ठीक है, -पाई/2। चलिए अगर ये पाई/2 तो ये पाई/2 हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। अगर मान लें, अगर हम लोग इस, ये तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े, अगर हम लोग इसी का अगर फेज़र बनाते हैं तो फेज़र कैसा होगा, अगर हम इसका फेज़र डायग्राम बनाते हैं, फेज़र डायग्राम कैसा होगा, अगर फेज़र बनाते हैं, फेज़र अगर हम लोग बनाते हैं तो फेज़र कैसा होगा, एक्स एक्सिस है ये हमारा, ठीक है। और यहाँ से पाई/2 पे क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। ये है हमारा, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, और ये जो है हमारा, ये है हमारा क्या चीज़, हमारा करंट V इज इक्वल टू,
और ये v कितना होगा, ये जो लैग कर रहा है इसका हम लोग को डायरेक्ट निकालने का तरीका v इज इक्वल टू वी एम बाय जो हमारा मैक्सिमम है उसको √2 से डिवाइड कर दो, v इज इक्वल टू वी एम बाय √2। और ये लैग कितना से कर रहा था भाई, ये कर रहा था पाई बाय 2 से, यानी कि 40 पाई बाय 2 बोलो, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पाई बाय 2। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर मान लें इसका फेजर डायग्राम ऐसा कुछ बना सर्किट क्या हो, लैगिंग सर्किट हो। चलिए अब एक केस और हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन सा स्टडी करते हैं, मान लें इसमें क्या हुआ था, करंट देर से स्टार्ट हो, अगर पहले स्टार्ट हो जाए तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम लोग करंट को क्या करेंगे, हम लोग पहले लेके चलेंगे। तो ये है हमारा क्या, इस साइड में है हमारा वोल्टेज, इस साइड में हमारा ओमेगा या फिर थीटा, ओमेगा टी या फिर थीटा बोलो। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग का क्या हुआ, यहां से स्टार्ट हो गया, मतलब पहले, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है पाई-पाई/6, मतलब ये कुछ एंगल है यहाँ पर जो क्या कर रहा है, देर कर रहा है। यहाँ पर है हमारा पाई/6, मतलब इतना लेट पहले ही ग्राफ हमारा क्या हो गया, स्टार्ट, ओरिजिन से इतना पहले स्टार्ट हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये क्या होगा, +पाई/6 मतलब 30 डिग्री पहले ही निकल गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका फेजर बनाते हैं, फेजर क्या होगा, फेजर डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं तो ये है हमारा एक्स एक्सिस जिसपे हम लोग का क्या है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है भाई, और यहाँ है हमारा वोल्टेज। ठीक है, हम यहाँ पर क्या है, करंट है हमारा, इस पूरे वाले पार्ट को हम लोग को करंट लेना है और ये वाले पार्ट को भी करंट। तो ये है हमारा I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी +पाई/6। ठीक है, +पाई/6। ठीक है, तो चलिए, मतलब यहाँ जो फाई है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पाई/2 को सिर्फ हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी उसका एंगल है उसमें हम लोग सिर्फ प्लस करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर ओमेगा टी की जगह पे सिर्फ, यहाँ भी ओमेगा टी नहीं होगा, अगर हम लोग आई का बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस, यहाँ पर हम थीटा लिए हैं, ओमेगा टी नहीं लिए हैं, थीटा, दोनों भी चीज लिखो, ओमेगा टी लिखो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग थीटा लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई/2। ठीक है, पाई/2। उसके बाद सॉरी, ये गलत जगह का मिटा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, ओमेगा टी प्लस, ओमेगा टी लिखो या फिर थीटा लिखो, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +पाई/2, यानी कि करंट हमारा पहले निकल गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये क्या है आई, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई एम बाय √2, आई इज इक्वल टू आई एम बाय √2, और ये कितना है, ये है हमारा थीटा इज इक्वल टू है पाई/6 जो है कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो और ये क्या है, लीडिंग सर्किट, ये क्या है लीडिंग, और ये क्या है लैगिंग, ये है लीडिंग और ये है लैगिंग। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फेजर आखिर होता क्या है, लीडिंग और लैगिंग कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं क्या चीज़। अब हम लोग आ गए हैं आरएलसी सर्किट के बारे में। अब हम लोग एक एक सर्किट को हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको ज़रा ठीक कर लें। चलिए अब आते हैं फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट। अब हम लोग एसी सर्किट का अब हम लोग सर्किट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला जो है ये है हमारा क्या चीज़, ये है हमारा एसी थ्रू प्योर रेसिस्टेंस। मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी एसी सोर्स लगा रहे हैं जिसमें हम लोग सिर्फ प्योर रेसिस्टेंस रख रहे हैं, मतलब आर, ठीक उसी तरह फिर हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टेंस को रखेंगे, फिर हम लोग उसमें क्या रखेंगे, प्योर कैपेसिटर को रखेंगे। तब हम लोग उसका ग्राफ देखेंगे, उसका इम्पीडेंस देखेंगे, ट्रायंगल देखेंगे, सारा चीज़ उसका हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ रेसिस्टेंस है, आर है। तो ये है हमारा एसी सर्किट। ठीक है, एसी सर्किट हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा एसी सर्किट जिसमें हम लोग का V इक्वल टू क्या, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब फाइव। ठीक है, ये तो होगा हमारा कोई भी जनरल इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो उसी तरह करंट का होगा I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाला बात क्या है, ठीक है, करंट एंड वोल्टेज विल बी इन सेम फेज, यानी कि करंट और वोल्टेज फॉर रेसिस्टर, ठीक है, फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। मतलब है कि जब कभी भी सर्किट में रेसिस्टेंस रहता है तो उसके साथ वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है। सेम फेज में रहता है मतलब उसका फेज एंगल जीरो है, तो मतलब ग्राफ है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है कि मैक्सिमम आई एम ज़्यादा है ये है, लेकिन इन दोनों के बीच में फेज एंगल डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही बार ओरिजिन पे आ रहा है और एक ही बार में दोनों ओरिजिन से निकल रहा है वापस, दोनों एक ही बार में ओरिजिन पे आ रहा है। मतलब फेज डिफरेंस यहाँ पर दोनों में क्या है, जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है। इतना सा समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट, जब फेज डिफरेंस जीरो है तो ठीक है, तो वहां पर V इक्वल टू क्या, V एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एक चीज करके हम लोग देखेंगे। यहाँ फेज डिफरेंस जीरो है, अब हम लोग V एवरेज इज इक्वल टू होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं, V एवरेज इज इक्वल टू होता है Vm बाय रूट टू। अगर आपको Vm पता है, मतलब कोई भी वेव दिया हो उसमें अगर Vm पता है तो Vm बाय रूट टू से निकाल सकते हैं। उसी तरह सिमिलरली I निकाल लेंगे तो I इज इक्वल टू Im बाय रूट टू। क्लियर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। तो कॉस फाई, तो कॉस फाई इसका वैल्यू कितना होता है, कॉस फाई का वैल्यू, यानी कि फाई तो हमारा जीरो है तो कॉस जीरो का वैल्यू वन, यानी कि पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा, फॉर किसके लिए, फॉर रेसिस्टेंस, किसके लिए, फॉर रेसिस्टेंस, यानी कंटेनिंग ओनली प्योर रेसिस्टेंस, उसके लिए क्या होगा, पावर फैक्टर वन। अब आता है इम्पीडेंस के बारे में बात करते हैं। इम्पीडेंस क्या चीज होता है, अगर मान लो V इज इक्वल टू आई आर लिखा हुआ है तो आई जेड मान के चल, जेड जो है वही है रुकावट, रुकावट। अब यहाँ पर जब हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आर के जगह पे, जेड के जगह पे आर आएगा, तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि जेड इक्वल टू वी बाय आई, Z इक्वल टू वी बाई आई। तो Z इज इक्वल टू वी बाई आई, और यही किसके बराबर होता है, रेसिस्टेंस के बराबर। मतलब है कि रेसिस्टेंस Z बराबर R होता है किसके लिए, फॉर
रेसिस्टेंस, फॉर ए रेसिस्टेंस के लिए Z बराबर इम्पीडेंस बराबर किसका, रेसिस्टेंस के बराबर होता है। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं कि अगर कोई ऐसी सर्किट है जिसमें सिर्फ प्योर इंडक्टर है तब क्या होगा। तो इसमें है कि इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है तो वो ठीक है, वोल्टेज अपना सेम है, ठीक है, लेकिन करंट जो है वो π/2 से लैग करता है, लैगिंग सर्किट है, यानी कि वोल्टेज पहले आ जा रहा है और फिर करंट आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है हमारा V इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट जो होगा I इजिकल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2, कहीं ये लैगिंग सर्किट है, लैगिंग सर्किट जहाँ रहता है तो हम लोग उसको थीटा से माइनस करते हैं, जैसे माइनस किए तो ये है उसका फेजर डायग्राम, ठीक है। देखो ये वाला जो ब्लू वाला जो है वो देखो कितना बाद में आ रहा है, ऑरिजिन से कितना लेट आ रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है वो पहले आ रहा है, यानी कि इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज पहले आ जाता है फिर बाद में करंट आता है, यानी कि इसका फाई एंगल कितना है, फाई है इसका π/2, तो फाई है π/2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से फाई याद रखना है, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos फाई के जगह पे π/2 जैसे करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो इसी का हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो हम लोग का वोल्टेज तो है इस डायरेक्शन में, वोल्टेज हमारा इस डायरेक्शन में है, लेकिन करंट जो है वो क्या है, π/2 से लैग कर रहा है, तो π/2 से हम लोग जैसे इधर लेके लैग करें तो ये है फेजर डायग्राम, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग cos फाई निकालते हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, ये तो सब जानते हैं। अब पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है cos फाई के जगह पे हम लोग कहेंगे π/2 और इसका वैल्यू होता है 0, मतलब पावर फैक्टर फॉर इंडक्टेंस के लिए 0। इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, इम्पीडेंस वही P इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू V/I, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस, और ये किसके बराबर होता है, ओमेगा L, ठीक है। ये जो होता है पिछले बार रेसिस्टेंस के बराबर था, ये होता है ओमेगा L, यानी कि Z बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा L, और इसी का नाम है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ठीक है, समझ में आ गया, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मान लो हम XL का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो ओमेगा क्या होता है, 2πf उसके बाद L, तो ये हो गया XC का वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर XL का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2πf × L, अगर कहीं पर हम लोग को XL निकालना रहेगा तब हम लोग उसको करेंगे, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा ओम में, क्योंकि सारा का सारा वैल्यू किस में होता है, ओम में होता है। चलिए अब आते हैं कि अगर AC सर्किट में क्या हो, ओनली कैपेसिटेंस हो, मतलब ओनली कैपेसिटर मौजूद हो, जब कभी भी कैपेसिटर मौजूद हो तब हम लोग क्या करते हैं। तो कैपेसिटर का सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की वोल्टेज पहले आता है या फिर करंट पहले आता है, उसके बारे में हम लोग को बात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्या होता है, V इज इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। चलिए वोल्टेज तो हमारा सेम फेज में है, ठीक है, वोल्टेज जिस फेज में है उसी फेज में है, लेकिन हमारा जो करंट है, वोल्टेज तो हमारा सेम है भाई, वोल्टेज हमारा एक ही फेज में है, लेकिन हमारा जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, π/2 से, ठीक है। पिछली बार क्या था, पिछली बार लैगिंग कर रहा था, तो I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये क्या कर रहा है, ओरिजिन से पहले आ जा रहा है, ओरिजिन पे से पहले आ रहा है, तो हम आप क्या करेंगे, π/2 ऐड करेंगे। मतलब है ये चीज़ याद रखना है, इन एनी AC सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, सर्किट लीड्स बाय π/2 से लूट करता है। तो इसका अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा। तो वोल्टेज क्या है, ओरिजिन से निकला, लेकिन जब ओरिजिन से निकला देखता है कि उससे पहले क्या हो गया है, करंट निकल चुका है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, इट इज ए लीडिंग सर्किट, ठीक है, दिस इज ए लीडिंग सर्किट। अब पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाई एंगल क्या बन गया, यहाँ पर फाई जो एंगल है, यहाँ जिसको फाई जो है, फाई इज इक्वल टू क्या है, π/2, फाई इज इक्वल टू π/2। अब इस cos फाई के जगह पे π/2 पुट किए और इसका वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पर पावर फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब देखो इसका हम लोग को फेजर डायग्राम अगर बनाना रहेगा तो सबसे पहले वोल्टेज एक्स एक्सिस, ठीक है, लेकिन वोल्टेज I जो है वो π/2 से लीड कर रहा है, तो लीडिंग वाला ऊपर, तो ऊपर हम लोग दिए, तो cos फाई यानी कितना लीड कर रहा था, π/2, तो फेजर एंगल कितना होगा, फेज एंगल कितना हो गया, π/2, और ये हो गया उसका फेजर डायग्राम। चलिए ये इतना सा तो हम लोग समझ गए। अब आते हैं इम्पीडेंस के बारे में। इम्पीडेंस वही रुकावट, इम्पीडेंस इज इक्वल टू V/I, और ये V/I जो होता है ये किसके बराबर होता है, 1/ω,
ठीक है। जैसे पिछले बार कितना था, V बाय आई रेसिस्टेंस के लिए R के बराबर, उसके बाद इंडक्टेंस के लिए किसके लिए था, इंडक्शन के लिए था ओमेगा L, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस के लिए होता है 1 बाय ओमेगा C। तो यहाँ पर XC इजिकल टू ओमेगा C, और इस ओमेगा का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे 2 पाई f इंटू C, तो ये हो गया हमारा XC, ठीक है, ये हो गया हमारा XC। कोई दिक्कत जब भी, और ये सारा का सारा चीज किस में निकलता है, ओम में, और सारा चीज जब एक आएगा तो उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की ओर, जहां पर हम लोग को अच्छे से जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से हमारा रिकॉल हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कुछ, ए 318 माइक्रोफैराड, ठीक है, माइक्रोफैराड क्या है, हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है भाई, देखो कैपेसिटर है, कनेक्टेड विथ अक्रॉस वोल्टेज है 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस वैल्यू इतना कैलकुलेट वी एंड आई। आपको वी एंड आई निकालना है, मतलब इक्वेशन निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का आपको क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है, और करंट निकालना है, ठीक है। किसके लिए, चलिए सबसे पहले क्या दिया है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो C इज इक्वल टू 318 ओमेगा, मतलब माइक्रोफैराड, वोल्टेज कितना दिया 230 वोल्ट, और फिर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 58। तो फ्रीक्वेंसी को जैसे हम लोग चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ से जैसे निकाले तो ओमेगा निकल गया 314। चलिए फॉर ए कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के लिए हम लोग को पता है, देखो इसमें क्या है कि 300 माइक्रोफैराड कनेक्टेड है किसी भी वोल्ट से, पावर सारा चीज़ दिया हुआ है, आपको इसमें आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सबसे पहले निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहने का मतलब है आपको निकालना है XC निकालना है, ठीक है, XC निकालना है। सबसे पहले आरएमएस वैल्यू ऑफ ए करंट, आपको आरएमएस निकालना है, तो सबसे पहले XC निकालते हैं। तो XC निकालने का XC का वैल्यू क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्शन 1 बाय 3.14 इंटू ये जो पहले जो अभी जो थोड़ी देर पहले लिखे, XC इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई f इंटू C। तो हम लोग सारा चीज़ यहाँ पर पुट किए, ठीक है, 314, उसके बाद फिर कैपेसिटी ये जो है ये पुट कर दिए, ओमेगा पुट कर दिए, और C का वैल्यू है 314 और माइक्रोफैराड के लिए। इसको जैसे सॉल्व किए तो XC यानी कि Z इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हम लोग को आरएमएस वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू। हम लोग को क्या पता है, रेसिस्टेंस पता है, ठीक है, वोल्टेज पता है, तो I निकल जाएगा। यहाँ देखो ये क्या रेसिस्टेंस ही है, तो रेसिस्टेंस पता है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो I निकल जाएगा। तो I जैसे सॉल्व किया कितना निकल गया 13 एम्पियर। लेकिन हम लोग को आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो ये क्या IM है, I एवरेज है, तो IM इज इक्वल टू क्या होता है, IM इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, I इज इक्वल टू VM बाय रूट 2। सॉरी इसको इरेज करते पहले, देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है IM बाय रूट 2, ठीक है। तो ये तो क्या निकला है हम लोग का, ये निकला है हम लोग का I निकला है, ठीक है, IM निकला है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है IRMS। तो ये है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ देखो I इज इक्वल टू होता है IM बाय रूट 2, और हम लोग को IM निकालना है, ठीक है। तो IM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेन करंट जो हमारा है उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल गया इतना एम्पियर, ठीक है। अब इक्वेशन लिखना है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जो ये जो है ये जो निकला है ये आरएमएस वैल्यू ही है, ठीक है। ये जो है आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट जो देता है ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, यहाँ है आरएमएस वैल्यू। लेकिन हम लोग को इक्वेशन बनाना है किसका, आरएमएस वैल्यू निकालने के बाद एंड इक्वेशन ऑफ V एंड I का हम लोग को इक्वेशन बनाना है। तो उसके लिए हम लोग को इक्वेशन बनाने के लिए IM को भी जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन इस्तेमाल किए, तो IM निकल गया इतना। अब इक्वेशन देखो कैसे बना, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। IM के जगह पे ये वाला फॉर्म ये चीज रख दिए, साइन रख दिए, ओमेगा के जगह पे 314 रख दिए ओमेगा टी, और फाई जो हमारा है वो पाई बाय 2। तो यहाँ से हमारा किसका करंट का भी निकल गया। उसी तरह सिमिलरली हम लोग को किसका निकालना है, करंट इसका वोल्टेज का निकालना है। तो वोल्टेज का भी सेम कैसा निकलेगा, बिल्कुल ऐसा ही निकलेगा। तो V इज इक्वल टू VM बाय रूट 2, ये क्या है आरएमएस वैल्यू है, और आरएमएस वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 230। तो IM इज इक्वल टू 230 रूट, यानी कि यहाँ पर से हम लोग को VM निकल गया इतना। तो V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, देयरफॉर हम लोग का इक्वेशन उसमें पुट किए तो हम लोग का क्या निकल गया, V इज इक्वल टू 325.75 साइन इंटू 314 टी।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आते हैं जो हमारा मेन है कि अब देखो, अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले क्या देखा था, एक एक करके हम लोगों को देखा था, एक रेसिस्टर, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, दो चीज उठाते हैं, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस को उठाएंगे, फिर इंडक्टेंस को उठाएंगे और कैपेसिटेंस, यानी कि दो दो के टर्म पे, फिर बाद में क्या करेंगे, सबको तीनों को एक साथ लाएंगे, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग काम करते हैं कि हम लोग आरएल सर्किट लेते हैं, यानी जिसमें हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका हम लोग इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालेंगे। तो समझिए, फॉर रेसिस्टेंस, जब हम लोग रेसिस्टेंस लेते हैं तो उसका वी और आई सेम फेज में होता है, वी और आई सेम फेज में। लेकिन जैसे हम लोग इंडक्टेंस लेते हैं वो लैग करता है किससे, π/2 से। ठीक है, यानी कि वो लैग करता है किससे, π/2। करंट लैग करता है, फॉर आई लैग करता है तो उसका वोल्टेज क्या होगा, लीड करेगा। तो देखो यहां पर हम लोग फेजर डायग्राम बना रहे हैं, तो यहां पर है हमारा आई आर वी आर, मतलब जिस फेज में करंट उसी फेज में करंट। ठीक है, जिस फेज में रेसिस्टेंस के लिए क्या, दोनों सेम फेज में रहता है, जिस फेज में करंट रहेगा उसी फेज में वोल्टेज रहेगा। तो करंट इस फेज में है, वोल्टेज भी हमारा इसी फेज में है। ठीक है, अब कह रहा है इंडक्टेंस के लिए क्या होता है, वो लैग करता है, करंट लैग करता है। तो करंट लैग करेगा तो वोल्टेज लीड करेगा, तो लीड करेगा कितना, π/2 से। तो यहां से हम लोग वोल्टेज ले लिए, यहां से ऊपर हम लोग लीड कर रहा है। ठीक है, कितना, π/2 से। अब यहां से जो मिला है तो ये हो गया हमारा फेजर। ठीक है, ये हो गया फेजर। अब हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, V = V फेजर = VR, इतना। ठीक है, अब tan इनवर्स, अगर हम लोग को यहाँ पर से थीटा निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, जैसा पता है tan इनवर्स = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो VL/VR। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल गया, एंगल भी निकल गया, फेजर एंगल भी निकल गया। अब आते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल की ओर, कि आखिर इम्पीडेंस कितना होगा। ठीक है, इम्पीडेंस कितना होगा, इम्पीडेंस बोले तो रुकावट, दोनों मिलकर कितना रुकावट दे रहा है। तो सबसे पहली बात रेसिस्टेंस, अब जिस फेज में रेसिस्टेंस होता है, जिस फेज में वोल्टेज होता है उसी फेज में रेसिस्टेंस भी होता है। करंट भले चेंज होगा, ठीक है, सब के लिए बात कर रहे हैं कि जिसका वोल्टेज जिस फेज में होगा रेसिस्टेंस भी उसी फेज में होगा। तो अगर ऐसा ट्रायंगल बना है वोल्टेज का, तो सेम टू सेम रेसिस्टेंस का भी ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसा ट्रायंगल बना दिए, तो रेसिस्टेंस नीचे, हमारा नीचे क्या था, VR था, तो नीचे V रेसिस्टेंस आ गया, यहाँ L है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा Z आ जाएगा। तो यहाँ पर L आ गया, यहाँ पर Z। अब L किसके बराबर होता है, मतलब XL जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा L के बराबर होता है। ठीक है, और R जो है हमारा वो तो पता ही है। तो अगर हम लोग Z लिखेंगे तो हम लोग वेक्टर समेशन से जानते हैं कि ये इधर है और ये इधर है। ठीक है, तो ये जो करेंगे क्या होगा, अंडर रूट किसका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसको हम लोग बदल के भी लिख सकते हैं ओमेगा L के स्क्वायर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर एंगल निकालना है, फेजर एंगल। फेजर एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे परपेंडिकुलर पर बेस tan इनवर्स XL/R, ये हो गया हमारा फेज एंगल, यानी कि इंपीडेंस भी निकल गया और फेज एंगल भी निकल गया। अब इसी को अगर हम लोग को क्या करना है, पोलर फॉर्म में करना है, तो सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करना है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए क्या करना है, तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, R, जो हमारा R है, R प्लस J, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और XL हमारा क्या होगा, एंगल। ठीक है, XL हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बताएगा। तो R प्लस XL, इसी को अगर हम लोग पोलर में करेंगे तो पोलर में हो जाएगा Z एंगल। और ये सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेटर के इस्तेमाल से REC और POL का इस्तेमाल करके हम लोग किसी का भी फेज एंगल और ये सारा चीज़ ड्राइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग को इम्पीडेंस मिल गया तो R पता चल गया, XL हम लोग को पता है, बस हम लोग को पोलर फॉर्म पता चल गया। पोलर से हम लोग कॉम्प्लेक्स भी निकाल लेंगे। तो ये है मेरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म और ये है पोलर, और ये है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ R और C सर्किट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस को। तो रेसिस्टेंस के लिए क्या होगा, वोल्टेज भी सेम फेज में, करंट भी सेम फेज में, यानी कि फॉर रेसिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट इन अ सेम फेज। चलो ये तो सेम फेज में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड,
ठीक है। वोल्टेज और रेसिस्टेंस दोनों किस में हो जाएगा, सेम फेज में हो जाएगा। चलो तो हम लोग वोल्टेज को और करंट को दोनों को सेम फेज में डाल दिए। अब है कि फॉर अ कैपेसिटर आई लीड्स बाय, करंट किससे कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, याद रखना है कि करंट किसके लिए, कैपेसिटर के लिए क्या करता है, लैग करता है, और सॉरी इंडक्टेंस के लिए हम लोग क्या करता है, इंडक्टेंस के लिए करंट क्या करता है, लैग करता है, और कैपेसिटर के लिए आई लीड्स करता है। तो आई जैसे लीड करेगा मतलब वोल्टेज लैग करेगा, तो वोल्टेज वीसी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, वीसी हो गया। अब यहां पर से वी फेजर हम लोग को पता चल गया, यहां से जैसे हम लोग मिलाएं तो हम लोग को वी फेजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका और इसका समेशन, यानी कि वेक्टर समेशन क्या होता है, यहाँ से यहाँ, तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ से। तो वी आर प्लस वी सी। अब इसी का हम लोग को अगर एंगल निकालना रहेगा तो एंगल बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर क्या है, वी सी बाय वी आर, बेस, बस निकल गया। अब देखो जैसा वोल्टेज का ट्रायंगल होता है वैसा ही इंपीडेंस का ट्रायंगल होता है। तो इसका जैसे हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल बनाए तो सेम टू सेम ऐसा एक्सी जेड आर, तो और जेड का वैल्यू क्या होगा, एक्सी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, और एक्सी का वैल्यू तो जानते ही है इतना होता है। तो बस यहाँ से हम लोग को ये सारा चीज़ पता चल गया। तो ये तो हम लोग का हो गया इंपीडेंस ट्रायंगल। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, अब हम लोग क्या करते हैं कि आर एल सी तीनों को मिला देते हैं। ठीक है, आरएलसी को तीनों को मिला देते हैं, तब हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या मिलेगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक सर्किट है जिसमें आर एल सी तीनों चीज लगा हुआ है, अब आपको बताना है कि आखिर कहां पर क्या चीज हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केस ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा जो एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल बोलो यानी कि रेसिस्टेंस बोलो या फिर वोल्टेज बोलो। ठीक है, तो एक्सेल जो है हमारा यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा है, इसका जो वैल्यू है वो एक्सी से बड़ा है, ये मान के हम लोग फर्स्ट केस मान के चल रहे हैं कि ऐसा है। तब हम लोग को पता चलेगा ये कौन सा रेसिस्टेंस है। ठीक है, अगर मान लो एक्सेल बड़ा है हमारा तो ये हो जाएगा कौन सा, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट कौन सा बनेगा भाई, ये बन जाएगा हमारा इंडक्टिव सर्किट। और इंडक्टिव सर्किट के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है वो अभी हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, तो सबसे पहले ये है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई जेड। तो अगर आर के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो V इक्वल टू आई आर फॉर रेसिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो VL तो I इंटू एक्सएल ये हम लोग इंडक्टेंस के लिए लिखते हैं, और VC इज इक्वल टू आई इंटू एक्सिस ये हम लोग लिखते हैं कैपेसिटेंस के लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर से हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये देखो रेसिस्टेंस के लिए फेज में क्या रहता है, रेसिस्टेंस के लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं V एंड I सेम फेज, सेम फेज, सेम फेज। अब देखो इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस जो होता है उसका जो करंट होता है, करंट क्या करता है, लैग करता है। करंट लैग करता है मतलब V लीड्स बाय पाई बाय 2। ठीक है, और V लैग बाय पाई बाय 2। ठीक है, ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखा। तो अब देखो लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एक्सेल है वो बड़ा है। ठीक है, अब यहां देखो जैसे हम लोग इसमें लगाए, ये हमारा V इधर है, VR इधर है, IR इधर है, जिसमें हम लोग का जो VL है, VL जो है हमारा यहां तक गया। ठीक है, VL हमारा यहां तक गया, कोई दिक्कत। VL का जो हमारा क्या, VL हमारा अभी देखो थोड़ी देर पहले लिखे कि VL जो है हमारा वो क्या, लीड है पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 हम लोग क्या किए 90, यानी कि यहां से हम लोग पाई बाय 2 ऊपर चले गए 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब VC जो है क्या होता है, लीड करता है, तो वो क्या होगा, नीचे होगा। VC जो है हमारा, VC जो है वो क्या करता है, लैग करता है पाई बाय 2, तो उसका तो नीचे बनना चाहिए, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, नीचे बनाते हैं। तो मान लें कि हमारा ये क्या है, एक एंगल है। ठीक है, तो ये क्या हम नीचे बना रहे हैं, ऐसे नीचे बना रहे हैं। ठीक है, नीचे बना दिए, लेकिन वेक्टर के रूल से हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसको पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से लेके आ गए, यहाँ से
हम लोग ऊपर से माइनस कर दिए, जैसे माइनस हम लोग लिखे तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो बस यही चीज़ हम किए हैं, यानी कि ऊपर से माइनस आ गया, यानी कि VC जो है हमारा ऊपर से यहाँ तक आ गया माइनस VC। मतलब यहाँ से अगर रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो क्या बन गया, VL माइनस VC। अब देखो एक ट्रायंगल बन गया, इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज का अगर फेजर देखा जाए तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू इसका और इसका, यानी कि VR प्लस VL प्लस VR। अगर एंगल देखा जाए तो एंगल अगर हम लोग देखेंगे tan इनवर्स VL माइनस VC डिवाइडेड बाय R। कोई दिक्कत? चलिए, और जैसा वोल्टेज का ट्रायंगल होता है वैसा ही इंपीडेंस का ट्रायंगल होगा, तो सेम टू सेम ट्रायंगल किसका, इंपीडेंस का। तो ये VR IR VR, तो अगर हम लोग VR अगर हम यहाँ पर Z होगा इंपीडेंस, सॉरी ये वाला पार्ट यहाँ पर Z होगा, ठीक है, और यहाँ ZR, ठीक है, यानी कि हाँ चलिए अब हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल इसका निकालते हैं। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो R स्क्वायर ये जो है हमारा क्या होगा R, और यहाँ पर हमारा XL, ठीक है, यहाँ पर हमारा XL माइनस XC, ठीक है, XL माइनस XC। तो यहाँ पर हम लोग R स्क्वायर, ठीक है, XL माइनस XC, यानी कि ये हमारा निकल गया इम्पीडेंस। जब याद रखना है कि जब कभी भी इंडक्टिव सर्किट हो तो उसका इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको जैसे हम लोग पोलर फॉर्म में, जैसे इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में डालेंगे तो क्या हो जाएगा Z प्लस J, और इसका माइनस कर देंगे तो बस। और हम लोग क्यों करते हैं वो हम लोग आगे अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस वक्त हमारा क्या है, तभी हमारा इंडक्टेंस ज़्यादा था, इस बार हम लोग का कैपेसिटेंस है, मतलब है कि इट इज अ कैपेसिटिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट है मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस बड़ा है, लीड लेफ्ट पता चलेगा, ये सारा चीज तो समझ गए अभी। अब हम लोग क्या कर चलते हैं इसमें, तो सबसे पहले वोल्टेज और I दोनों सेम फेज में, ठीक है, IR, ठीक है। अब देखो उसी तरह कैपेसिटेंस क्या करता है, लैग करता है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस का क्या होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, लैग करता है कितना, π/2 से, तो लैग किया, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या π/2, लेकिन इंडक्टेंस का तो लीड करता है, तो वो लीड करता है इधर, तो यहाँ हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ चलो लीड कर रहा था, ठीक है, लेकिन हम लोग इसका पैरेलल शिफ्टिंग करके हम लोग यहाँ पर जैसे रखे तो वापस ये यहाँ तक आ गया, मतलब ये समेशन VC माइनस VL हम लोगों ने यहाँ पर किया अभी थोड़ी देर पहले में, ठीक है, जैसे VCL किया। तो अब हम लोग का यहाँ पर फेजर एंगल जो बना वो क्या बन गया भाई, वो बन गया हम लोग का V इज इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VC। लेकिन जैसा वोल्टेज का ट्रायंगल वैसा ही किसका ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल, तो इंपीडेंस ट्रायंगल भी सेम टू सेम कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I, मतलब VR, और ये हो जाएगा XC माइनस XL, ठीक है, तो मतलब यहां पर हो जाएगा XC ये हो जाएगा हमारा XC माइनस XL, ठीक है, और ये हो जाएगा R, मतलब बोले तो ये सॉरी ये वोल्टेज ट्रायंगल है तो इसको एडिट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया Z, और ये हो जाएगा VC माइनस VL, ठीक है, यानी कि जैसे इसको हम लोग जैसे R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I, I से डिफरेंट डिवाइड कर दिए, फिर ये जो हमारा जो वोल्टेज है इसको हम लोग I से जैसे डिवाइड किया तो हमारा ये क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर यूज करेंगे, तो R का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जैसे ये जैसे सॉल्व होगा तो ये क्या बनेगा भाई, XC माइनस XL, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो XC माइनस XL बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर स्क्वायर, जैसा हम लोग वेक्टर समेशन में जैसे यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा R इतना, तो ये हो गया हमारा, यानी कि जब कभी भी कैपेसिटिव सर्किट हो तब उसका टोटल इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जहां भी बोल रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटेंस बड़ा है, मतलब कैपेसिटर बड़ा है तो उसको माइनस कर दो, जहां इंडक्टेंस सर्किट है तो वहां क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्ससी, बस यहाँ पर का खेल करना है। अगर इंडक्टेंस रहा तो ये आगे रहेगा, कैपेसिटेंस रहेगा तो ये आगे रहेगा, बस। अब है एक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक सर्किट है जिसमें एक रेसिस्टेंस है, फिर एक इंडक्टेंस है, फिर एक सर्किट, फिर एक रेसिस्टेंस है, फिर एक इंडक्टेंस है, फिर एक कैपेसिटेंस, और सारा का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, और एसी सर्किट है जो 200 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है इस पूरे सर्किट में, मतलब है कि आपको यहाँ पर से आई निकालना है। और उसके बाद फिर है वोल्टेज ड्रॉप एट V1, यानी कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वहाँ पर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो वो कितना होगा। तो सबसे पहले वोल्टेज जो है हमारा वो लिख लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग सॉल्व करें, एडिशन वगैरह करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो एक चीज़ याद रखना है कि ये पोलर और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना है। तो जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, पोलर फॉर्म का जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है। V इक्वल टू कितना है 2, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, +5 -5 नहीं है, तो यहाँ पर 200, एंगल कितना है 0, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। R1 है हमारा 10 ओम, R2 है हमारा 20 ओम, ठीक है। तो R1 + R2 कर दिया तो हमारा 30 ओम निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालते हैं L1, ये जो है हमारा इंडक्टेंस है यहाँ पर L1, वो निकालते हैं कि उसका आखिर हम लोग का L1 जो इंडक्टेंस है उसका XL का वैल्यू कितना होगा। तो L1 दिया हुआ है, तो XL इक्वल टू क्या होता है, XL इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू L। यही अगर हमारा XC रहता तो 1/ओमेगा C रहता, ठीक है। तो XL का वैल्यू क्या होता है ओमेगा L, तो ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है भाई, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। तो इस 2πf को यहाँ पर रखे और इंटू इंडक्टेंस लगा दिए, तो 2πf इंटू 314 इंटू 50 इंटू 0, इसको जैसे सॉल्व किए तो ये मेरा निकल गया क्या, इंडक्टेंस। फिर हम लोग इसके लिए निकाले, इस वाले इंडक्टेंस के लिए L2 के लिए ये दिया हुआ है, सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई, ओमेगा इंटू L2 2πf L2 2 इंटू 314 इंटू 50 इंटू 0.1, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर हट जाते हैं, ठीक है। तो 0.1, इसको जैसे सॉल्व किया कितना निकला 31.42, ठीक है। तो मतलब है कि अब हम लोग इन दोनों को चीज़ को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, इस साइड में टोटल इंपीडेंस हम लोग को पता चल जाएगा। तो टोटल इंपीडेंस क्या हो गया भाई, टोटल इंपीडेंस हो गया XL इक्वल टू हो गया XL1 + XL2, तो इसको जैसे जोड़ा तो ये हो गया टोटल इंपीडेंस, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग कैपेसिटेंस का भी निकालते हैं, तो कैपेसिटेंस का XC इक्वल टू 1/ओमेगा C, ओमेगा का वैल्यू पुट किया, बस यहाँ पर हम लोग को XC का वैल्यू मिल गया। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि XC जो है और XL जो है, XC क्या है, लेस है, मतलब XC जो है वो ज़्यादा है XL, मतलब ये क्या है, कैपेसिटिव सर्किट है। और कैपेसिटिव सर्किट का हम लोग को पता है कि ये टोटल इंपीडेंस क्या होता है, टोटल इंपीडेंस Z इक्वल टू R, ठीक है। R इक्वल टू कितना होता है, ये देखो थोड़ी देर पहले देखो, इसका जो Z का जो वैल्यू होगा, Z इक्वल टू कितना होगा, Z इक्वल टू होगा √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम लोग जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, Z इक्वल टू R माइनस J XC माइनस है। और हम लोग को कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसी फॉर्म में हमेशा काम करना है, ठीक है, ताकि हम लोग सॉल्व करें। तो इसको यहाँ पर R हम लोग का रेसिस्टेंस 3 था, J, और इसको हम लोग जैसे सब्ट्रैक्ट किए तो फाइनली हम लोग का ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसको हम लोग चेंज कर दिए पोलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इसका। कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये देखो एक सेकेंड, हाँ, REC, ये देखो पोल और REC, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पोल और REC दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर पोलर, शिफ्ट दाब के हम लोग पोल दाबते हैं तो हमको पोल मिल जाता है। तो पोलर फॉर्म में हम लोग जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो 34 साथ ही साथ एंगल भी मिल गया। अब देखो हम लोग का टोटल इंपीडेंस मिल गया, करें हम लोग को वोल्टेज, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल इंपीडेंस पता है। तो वोल्टेज हमारा किस में था, वो भी पोलर फॉर्म में है, ये देखो
पोलर फॉर्म में करके रखे थे, और अभी वोल्टेज जो निकला वो भी निकल, रेसिस्टेंस जो निकला वो भी निकल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब जब भी हम लोग पोलर फॉर्म में काम करते हैं, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो एंगल जो आगे वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है मेन वैल्यू जो है, ये तो सिंपल डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एंगल क्या होगा, जब कभी भी डिवीजन रहे, ठीक है, जब कभी भी डिवीजन रहे तो आपका एंगल ऐड हो जाता है, सॉरी एंगल आपका जब कभी भी डिवीजन रहेगा, जब कभी भी डिवीजन रहेगा तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल आपका माइनस होगा, एंगल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। और जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो एंगल क्या होगा, एंगल आपका क्या होगा, प्लस, यानी कि एडिशन, और ये सब्ट्रैक्ट। समझ गए? तो यहाँ वाला पार्ट 200 डिवाइडेड बाय एंगल 0 34.25 एंगल -25, तो ये वाला पार्ट तो सिंपल डिवाइड हो रहा है, और एंगल वाला जो पार्ट है ये क्या होगा भाई, माइनस होगा, तो एंगल 0 माइनस इतना, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये वाला पार्ट जैसे सॉल्व हुआ तो ये मिल गया हम लोग को 5.84 और एंगल मिल गया इतना, तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, ये हमारा निकल गया क्या चीज़, करंट निकल गया। अब हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है कहाँ पर, Z1, ठीक है, तो Z1 अभी हम लोग कहाँ निकाले थे, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या निकाले थे, Z1 निकाले थे, तो वोल्टेज ड्रॉप एट Z1 मतलब L, इस पे हम लोग को बताना है कि इस पे जो है कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है L1 पे, तो L1 हम लोग निकाले हैं, देखो L1 इज इक्वल टू कितना है, L1 इज इक्वल टू है 15.53 15.7, तो यहाँ देखो हम लोग को ये निकालना है वोल्टेज, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो वोल्टेज हमारा कितना है, Z इज इक्वल टू कितना है, Z है हमारा रेसिस्टेंस 1 है 10, और प्लस XL जो है हमारा वो क्या है 15.71, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग Z1 की बात करें तो हमारा एक रेसिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल किया तो ये हमारा पोलर फॉर्म में आ गया, ठीक है, और V इज इक्वल टू क्या होता है IZ, ठीक है, तो I हम लोग का कितना है, I हमारा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले 5.84 इंटू 2 इतना, ठीक है, उसके बाद एंगल कितना है, ये वाला Z वाला 18.62 प्लस इतना। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे मल्टीप्लिकेशन ये दोनों तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों सिंपल मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ऐड होगा, तो ये दोनों जैसे 18, ये देखो ये दोनों क्या होगा, सिंपल ऐड हो गया, जैसे ऐड हुआ तो इतना, यानी कि यहाँ से हम लोग को V1 और L1 का भी वैल्यू यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, अभी आपको बनाना है HW, क्या है आपके पास, सॉल्व फॉर V2, आपको वोल्टेज ड्रॉप यानी कि V2 वोल्टेज निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आप निकालिए। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया, पूरा AC सर्किट कंप्लीट कर लिया, DC सर्किट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, AC सर्किट में और कुछ नहीं बता, एक टॉपिक आई थिंक बचा है, ठीक है, ये जिस तरह इम्पीडेंस होता है उसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, क्या होता है इसका, हाँ, इम्पीडेंस का जस्ट अपोजिट होता है एडाप्टेंस, वो हम लोग क्या करेंगे अभी कुछ देर बाद हम लोग एक सेशन और लाएंगे, तो जिसमें अभी हम लोग इस सेशन में क्या पढ़ा भाई, AC पढ़ा प्लस DC पढ़ा, पूरा DC पढ़ लिया, ठीक है, तो ये किस में है, पार्ट 1 में, पार्ट 1 ये वाला अभी हम लोग क्लास किए, अभी हम अच्छा खासा सेशन हो गया है, ठीक है, तो अभी हम सोचते हैं कि इसको हम लोग इसको अब यहीं तक रोकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर प्लस क्या हो गया, मोटर और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो ये सब पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, जो समझना था इसमें हम लोग समझ लिए, बस इसी का इम्प्लीमेशन करके यहाँ पर हम लोग को समझना है 3 फेज ट्रांसफार्मर, तो वो हम लोग अभी कुछ देर बाद में हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है, लेक्चर लेके, उसमें हम लोग ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने ट्रांसफार्मर और उसका वाला पार्ट में, वो भी 1 शॉट होगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि मेन इसमें समझना था, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा गया। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं हम अपने ट्रांसफार्मर वाले लेक्चर में, जहाँ पर आपका पूरा का पूरा BEE समझ लीजिए कंप्लीट हो गया।